हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो वीडियो का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताती चलूंगी जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको लगे वीडियो आपके हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। इससे पहले वीडियो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चाहे उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामंत किस नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेने हैं। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की पूर्ण जानकारी जो है उनके अभिलेखों से ही मिलती है। ठीक है। और जो अशोक को ये अभिलेख बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, ये मिली थी ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। 40 अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं और इनकी जो लिपि है वो क्या है, खरोष्टी है, ब्राह्मी है और अरमाइक ग्रीक है। ठीक है। और ये कहाँ पे मिले हैं ये भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, नेपाल और जो अभी बांग्लादेश है वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और जो मास्की अभिलेख है, इसी में अशोक का नाम जो है देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के विषय में इसकी जानकारी हमें मिलती है। और अशोक का शासनकाल भी आपको याद कर लेना है, ये है 269 से लेकर के 232। ठीक है। ये भी पूछा था कि जो प्रियदर्शी है किस अभिलेख से मिली है, तो ये है मास्की अभिलेख। ठीक है। और देवनाम प्रिय भी उसमें ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। देखिए, गुप्त काल में चिकित्सा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण नाम थे, एक तो थे चरक और दूसरे थे सुश्रुत। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी या नंद नागरी। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा खरोष्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो जो सिंधु घाटी की चित्रलिपि को छोड़ करके खरोष्टी भारत की दो प्राचीनतम लिपियों में से एक है। और ये जो है सम्राट अशोक के जो सहवाजगढ़ी और मानसरेहा अभिलेख है खरोष्टी में ही लिखवाए गए हैं। कौन कौन से, जो सहवाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में ही लिखवाए गए हैं और ये दाएं से बाईं ओर जाती है। ठीक है। दाएं से स्टार्ट होके बाईं ओर ये जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट एक चीज़ ट्रिक याद कर लीजिएगा, बाज, जो कि मैंने पहले के वीडियो में बताया आपको, बादशाह। ठीक है। तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी, बाबर के बाद हुमायूं आए थे, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर। और जो मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, तो ये है जहांगीर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, और इसमें आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी याद कर लेना है, जहांगीर ने छवि चित्रकारी और जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, नेचुरल जो दृश्य होते हैं और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों के चित्रण की परंपरा को स्टार्ट किया था। ठीक है। ये खुद भी अच्छे चित्रकार थे। और जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की भी स्थापना की थी। और जो जहांगीर के जो शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, देखिए, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा फारूक बेग और जो है दौलत मनोहर भी ये प्रमुख चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। सी नहीं, यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी, जहांगीर। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। राजस्व एकत्रित करने के लिए, सैनिकों की सुगमता में भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु या स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी, वो भी आपको याद कर लेना है। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, ये किया था शिवाजी ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पे सही आंसर। देखिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को ही अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है।
और इसमें जो पहले जो अष्टप्रधान कौन कौन से थे, पेशवा थे। देखिए पेशवा जो है संपूर्ण साम्राज्य की देखभाल करते थे। एक थे अमात्य, वो अर्थ मंत्री थे। और एक थे सुमंत जो कि विदेश मंत्री थे। और सेनापति सेना का प्रमुख होते थे। और पंडित राव जो धार्मिक सलाहकार थे। और न्यायाधीश तो दीवानी और फौजदारी न्याय देखते थे। ठीक है। और एक और थे, ये थे आपके सचिव, जिसका काम था पत्राचार विभाग में इनका काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोधी या बलबन? तो जो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक जिनका शासनकाल जो है 1351 से लेकर 1388 तक था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। सिंचाई व्यवस्था के सुधार के लिए उन्होंने अनेक नहर और तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो और उन्होंने एक कर भी लगाया था जिसका नाम था हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर था। ये नाम क्या है? हक ए शर्ब। इंपॉर्टेंट है फैक्ट सभी। हक ए शर्ब, ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेना। ये सिंचाई कर था। ठीक है। और ये कितना था ये कर? ये था जो है आपका भूमि की कुल उपज का 1/4 था। ठीक है। 1/4 था। हक ए शर्ब सिंचाई कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती होते हुगली का उपयोग कौन करता था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाल या अंग्रेज? तो जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। देखिए भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेन्स आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। ठीक है। ये आपको सीक्वेंस भी याद कर लेना है। और बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करते थे? ये थे पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है। और जो पुर्तगाली थे ये आए कब थे? ये आए थे 1498 में। ठीक है। और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? कोचीन में। सभी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बर्न्स? तो ये हुआ था किसके किसके नेतृत्व में? कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? 1830 में हुआ था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। ये सभी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कैनिंग? तो जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है। इनका वर्ष कब था? 1876। देखिए 1876 में लॉर्ड लिटन जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था तो उसने अफगानिस्तान के जो अमीर हैं शेर अली से संधि करने का प्रयास किया। जब ये संधि प्रयास में विफल सफल नहीं हो पाई तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। ठीक है। और इसी के कारण दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1878 से लेकर के 1880। ठीक है। सभी फैक्ट आपको याद कर लेना है। और इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी? एक संधि के साथ हुई थी जिसका नाम है गडमक की संधि। ठीक है। नेक्स्ट है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? वर्धा, डांडी, साबरमती या सेवाग्राम? फेमस इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो जो सही आंसर है ये है डांडी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए 12 मार्च, जो कि एग्जाम में डेट पूछी जाती है, 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक डांडी मार्च की शुरुआत की। ठीक है। और उस दिन जो है गांधी जी ने अपने जो सेलेक्ट किए हुए 78 समर्थकों के साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले और लगभग 375, ठीक है, 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट स्थित दांडी गांव पहुंचे थे। ठीक है। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सभी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। देखिए साराबंदी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह हुआ था। ठीक है। इस आंदोलन में किसानों ने कर जो है ना देने का निर्णय लिया था। और इसके साथ ही साथ आपको याद कर लेना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जो कि 1918 में हुआ था। ठीक है। और नेतृत्व तो गांधी जी ने किया था मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें इम्पॉर्टेंट थे। और इसके साथ 1928 में एक और हुई थी, 1928 में बरदौली सत्याग्रह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। ठीक है, भारत के विभाजन के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे वो कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, और ये कौन सा अधिवेशन था? 54वां अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ रहा था? मेरठ में हो रहा था। ठीक है, 1946। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये हैं कौन? ये हैं A.O. ह्यूम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और इस अधिवेशन में टोटल बहत्तर जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद बनर्जी जी ने की थी। और A.O. ह्यूम इसके प्रथम महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ऐसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन है, फिलहाल रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो इन्होंने क्यों त्याग दी थी? क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। कब की बात है ये? 13 अप्रैल 1919 की बात है ये। ठीक है, इसके विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। ठीक है, और वे एकमात्र कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। जैसे कि आपको पता है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। सभी फैक्ट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? 1905 में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कुछ एक चीज़ आपको यहाँ से याद कर लेना है। जैसे कि आपको पता है कि जब ये हुआ था तो उसके बाद जब ये पकड़ लिए गए थे तो उन पे केस चल रहा था। तो केस में जो काकोरी कांड के मुकदमे की पैरवी के लिए सरकार की ओर से कौन थे? सरकार की ओर से थे जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया था। और अभियुक्तों की ओर से कौन थे? इनकी ओर से कौन से थे? बहुत ही पूछा जाता है। ये है केसी दत्त थे और जयप्रकाश मिश्र थे। ठीक है, और एक और थे लक्ष्मण नारायण मिश्र। ये सभी आपको फैक्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। देखिए, ज्योतिबा फुले जी की जो वाइफ हैं सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो आपको उसको देख लेना है। आपको सभी चीज़ें जल्दी से पता चल जाएगी, ज्योतिबा फुले कौन थे और उनकी वाइफ के बारे में भी। ठीक है, उनकी वाइफ पहली महिला शिक्षक के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले। फिलहाल जो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने कब की थी? 1873 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बट ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला पूछी जाएंगी तो ये हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाएंगी तो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी थी। ठीक है, फिलहाल जो इसमें आपको एक और फैक्ट याद कर लेना है। तो श्रीमती एनी बेसेंट थी 1917 में ये बनी थी प्रेसिडेंट, और उस समय कलकत्ता अधिवेशन की। और जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 में थी सरोजिनी नायडू, और कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। एनी बेसेंट कलकत्ता, ABC ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, एनी बेसेंट कलकत्ता ABC, और इसमें सरोजिनी नायडू जो है कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस। तो ये है विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी जो व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा
1940 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और पहले ये कौन थे? ये थे विनोबा भावे, पहले सत्याग्रही। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी है? तो ये थी कौन सी? ये थी रैयतवाड़ी। ठीक है, प्रथा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें किसान ही जो है भूमि मालिक बन जाता है और उनको जो है एक टाइम पीरियड में जो है टैक्स देना होता था। ठीक है, भू राजस्व का भुगतान करना होता था। देखिए, वैसे तो इसकी शुरुआत 1772 में कर्नल लीड द्वारा की गई थी, एक ज़िले में जिसका नाम है 12 महल ज़िले। बट अच्छे तरीके से 1820 में सुचारू रूप से करने के लिए कौन किया था? ये किया था मुनरो ने। ठीक है, मुनरो ने किया था। और ये व्यवस्था कहाँ कहाँ थी? मद्रास में थी, बम्बई में थी, पूर्वी बंगाल में थी, असम में थी। देखिए, यहाँ पे हमने 24 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बट मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे आपका रिवीजन भी हो गया होगा आई थिंक। तो ये आज का डिस्कशन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।